नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचबी पाठशाला पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राज्य कृषि सेवा के लिए यहाँ पर जो एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें पिछले वर्ष के जो एग्जाम पेपर हैं उन्हीं का एनालिसिस हो रहा है कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और इसके साथ साथ विस्तृत रूप से प्रत्येक प्रश्न पर चर्चा भी हो रही है, जिससे आप लोग सभी लोगों को अपनी तैयारी करने में और उसका आकलन करने में भी आप लोगों को मदद मिलेगा। तो करीब यहाँ तक हम लोगों ने 49 क्वेश्चन तक बात कर ली थी। आगे बात करेंगे, जैसे कि पहले इसको समझ लेते हैं इसका सही जवाब क्या था। हालांकि पूर्व के लेक्चर में हम सभी लोग बात कर भी चुके हैं। तो पहले प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है हमारा, कौन सी एक आम की डबल क्रॉस संकर किस्म है। तो डबल क्रॉस संकर किस्म का तात्पर्य क्या है, मैंने कल के लेक्चर में अच्छी तरीके से बात की। पूर्व का लेक्चर आप सभी लोग देख लीजिए। ये आप सभी, ये जो दोस्तों ये सीरीज चल रही है आपके एग्जाम पेपर में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी, तो इसको फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके ऑप्शन थे कि कौन सी एक आम की डबल संकर किस्म है, क्रॉस संकर किस्म है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं सिंधु, अल्फांसो, नीलम या फिर अर्का सुप्रभात। तो आपका सही जवाब दोस्तों यह था अर्का सुप्रभात, या किसके किसके संकर से बनी हुई है, पूर्व के लेक्चर में बात की है, उसको जरूर देख लीजिए सभी लोग। अब आगे बढ़ते हैं कि मृदा की लंबवत काट को क्या कहते हैं। इस पर भी हम सभी लोगों ने कल के लेक्चर में बात कर ली थी कि मृदा रूपरेखा, मृदा संस्तर, मृदा स्तंभ या फिर निगोलित। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या था, मृदा रूपरेखा। ठीक है, जो सॉइल प्रोफाइल थी उसको कह सकते हैं कि दोस्तों मृदा रूपरेखा का जो इंग्लिश वर्जन क्या कहलाएगा, सॉइल प्रोफाइल कहलाएगा। तो यही इसका सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं कि धान की फसल में उर्वरकों का प्रयोग, यहाँ से हमारी आज की क्लास आरंभ हो रही है दोस्तों। तो धान की फसल में उर्वरकों का प्रयोग डैश रिक्त स्थान जो आपको भरना है निर्देशित किया जाना चाहिए। कह रहा कि जो धान की फसल में जो उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है कैसे किया जाता है, या किस स्टेज में जो भी है किस प्रकार कैसे दिया जाना चाहिए, तो समझते हैं इसको। ऑक्सीकृत क्षेत्र पर, अपचयित क्षेत्र पर, सतह पर केवल एक सही, केवल दो सही, या आपके ऑप्शन 2 और 3 सही, 1 और 3 सही। हालांकि दोस्तों जो धान की खेती होती है उसमें जो उर्वरक दिए जाते हैं अपचयित क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के जब प्रश्नों को आप लोगों को हल करना होगा तो कैसे हल करेंगे, मान लेते हैं पहले इसमें उस प्रश्न को ढूंढेंगे, उस ऑप्शन को ढूंढेंगे जो आपका गलत होगा। तो हालांकि अपचयित क्षेत्र ये तो सही हो जाएगा। अब ये ऑक्सीकृत क्षेत्र में जो धान के फसलों में जो उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीकृत क्षेत्र में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन 1 जिसमें भी होगा वो गलत हो जाएगा। केवल 1 ये सही नहीं हो सकता, केवल 1 और 3 सही, ये भी सही नहीं हो सकता। अब बचे आपके 2 ऑप्शन, 2 और 3। अब इसमें देखना है आपको क्या सही जवाब हो जाएगा, तो सतह पर या फिर अपचयित क्षेत्र पर। तो आपका सही जवाब दोस्तों केवल 2 होगा, केवल 2 सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा कि धान की फसल में जो उर्वरकों का प्रयोग है अपचयित क्षेत्र में प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों है दोस्तों, तो क्योंकि इसमें देखा जाए तो पानी का जब सिंचाई करी जाती तो स्थिति क्या होती है, भराव जैसी स्थिति होती, उसकी रोपाई करी जाती है। अच्छा, जो जलमग्न फसलों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी फसलों को में जो उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा वो ऑक्सीकृत क्षेत्रों में किया जाएगा। तो पहले उर्वरकों का प्रयोग ऐसे समझते हैं, जैसे कि आप ऐसे समझ लेते हैं उर्वरकों का प्रयोग। कुछ ऑक्सीकृत क्षेत्रों में दिए जाते हैं, कुछ अपचयित क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो इसको इधर हम ऑक्सीकृत लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं अपचयित क्षेत्र। तो आमतौर पर जो अपचयित क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं उर्वरक दोस्तों, कह सकते हैं कि जहां पर जल भराव जैसी स्थिति नहीं होती, जो अपचयित क्षेत्रों में जिन उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर जब जल भराव की स्थिति होगी, ऐसे स्थिति में जल की अधिकता में, जलमग्न वाली स्थिति में कह सकते हैं कि जो ऑक्सीकृत है तो जलमग्न फसलों को छोड़ करके फसलों को छोड़कर, ठीक है। तो जो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि धान की फसलों में जो उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है अपचयित क्षेत्रों में किया जाता है। तो धान की फसल की जब रोपाई की जाती है तो उसमें पानी का इस्तेमाल काफी ज्यादा लेवल पर किया जाता है, तो उसमें जलमग्न जैसी स्थिति देखने को मिलती है, इसीलिए अपचयित क्षेत्रों में उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑक्सीकृत जो क्षेत्र होते हैं, ऑक्सीकृत क्षेत्रों में जो उर्वरकों का इस्तेमाल किन किन फसलों में किया जाता है, तो जलमग्न वाली जो फसलें होती हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए
तो सभी फसलों में हम सभी लोग उर्वरकों का प्रयोग आक्सीकृत क्षेत्रों में करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 52 नंबर पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इधर दिए हुए आपके सूची 1 आंवला, हरी छाल, केला, हाथी झूल, सपोटा, खीरा, बेर, बेंगलोर। तो एक एक करके समझते हैं इसको, फिर बात करेंगे इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा आपका। तो आंवला का संबंध दोस्तों किससे है? हाथी झूल से संबंध है। आंवला का संबंध किससे है? हाथी झूल से संबंध है। केला हरी छाल से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? तो केला हरी छाल से संबंध रखता है। जो सपोटा है वह खीरा से संबंधित है। और बेर बचा जो बेंगलोर से संबंधित हो गया आपका। तो ए का सेकंड इसमें देखिए, ए का सेकंड किसमें सही है? अब या तो ये सही होगा या ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं बी का फर्स्ट। अब बी का फर्स्ट इसमें किसमें? दोनों में बी का फर्स्ट है। सी का थर्ड। अब सी का थर्ड देखा जाए तो सिर्फ सी का थर्ड बी वाले ऑप्शन में, ना कि डी वाले ऑप्शन में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही जवाब इसको फिर से समझते हैं थोड़ा। जैसे आंवले का संबंध हाथी झूल से हो गया, केला का संबंध आपका हरी छाल से हो गया, सपोटा का खीरा से हो गया, बेर का बेंगलुरु से हो गया। ठीक है, तो अब इसमें कूट का मिलान देखते हैं जरा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ आंवला हाथी झूल से, तो ए का सेकंड ऑप्शन, तो ए का सेकंड ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, और इसमें तो नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा आपका। अगला हमारा है केला का संबंध हरी छाल से, तो बी का पहला हो गया आपका। बी का पहला इसमें भी है और इसमें भी है। तो आगे बढ़ते हैं सी का आपका क्या हो जाएगा? खीरा। जो सपोटा का संबंध दोस्तों खीरा से है, तो सी का थर्ड इसमें नहीं है दोस्तों। सी का इसमें 4 है। और बेर का आपका संबंध किससे? बेंगलुरु से। डी का आपका 4, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा दोस्तों। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। आंवला का संबंध हाथी झूल से, केला हरी छाल से, सपोटा खीरा से संबंधित और बेर बेंगलुरु से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सेम वैसा ही प्रश्न है दोस्तों जो पूर्व में सभी लोगों ने अभी समझा है। ठीक है, अनुवांशिकी के सामने आपका ऑप्शन दिया हुआ ए का 1 बेटसन डब्ल्यू विरासत के सिद्धांत जी मेंडल के द्वारा। ठीक है, और वहीं अगला परिवर्तन ह्यूगो डे व्रीज के द्वारा, जबकि क्रोमोसोम में जीन मोर्गन के द्वारा। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं किसका किसके द्वारा दिया गया, फिर बाद में कूट का हम सभी लोग मिलान करेंगे। ठीक है। तो सही उत्तर का आप लोगों को चुनाव करना है। तो आनुवांशिकी का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? बेटसन से संबंधित है। वही थ्योरी ऑफ जो इनहेरिटेंस दी गई है किसके द्वारा दी गई? तो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दी गई। परिवर्तन जो है, ठीक है, म्यूटेशन का संबंध किससे है? ह्यूगो डे व्रीज से संबंधित। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए, रैंडम भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आनुवंशिकता का संबंध किससे है, या फिर विरासत थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का संबंध किससे है, या क्रोमोसोम में जीन की बात की तो टी.एच. मॉर्गन से संबंधित है। अब आप इधर कोड पर नजर डालिए, इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? ए का फर्स्ट 1 2 3 4 क्रमवार किसमें दिए गए, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अच्छे समझ लेते हैं कि आनुवंशिकता के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो डब्ल्यू बेटसन के द्वारा आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया गया। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा दी गई? ग्रेगर जॉन मेंडल जी के द्वारा दी गई, और इनके द्वारा कई प्रयोग किए गए, आगे हम सभी लोग कभी बात करेंगे। म्यूटेशन जो ह्यूगो डे व्रीज जी के द्वारा दिया गया, तो परिवर्तन का सिद्धांत, तो यह इसका संबंध किससे है? ह्यूगो डे व्रीज से संबंधित है। वहीं क्रोमोसोम में जो जीन से संबंधित थ्योरी है दोस्तों, टी.एच. मॉर्गन जी के द्वारा दी गई है। आगे बढ़ते हैं 54 क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या सही है इसमें? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मक्का एक किस प्रकार का पौधा है? C4 पौधा है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं। क्रंच एनाटोमी जो है C4 पौधे में पाई जाती है। C3 पौधे में प्रकाश शोषण नहीं होता है। कह रहा कि कौन सा से सही, यहाँ पर बात हो रही कि आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से कौन सा सही है। तो पहले तो हम कुछ जैसे कि बात की जाए कि इसमें केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3rd सही है, तो इसके सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 और 2 सही है। मक्का C4 पौधा है और क्रंच एनाटोमी C4 पौधा में पाई जाती है। अब कुछ अतिरिक्त बिंदुओं की बात कर लेते हैं, जैसे कि C4 प्लांट कौन कौन से आपके हैं?
C4 पौधे की बात की जाए तो आपका मक्का हो गया, ज्वार हो गए, बाजरा, ये सभी C4 प्लांट के अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ पर मक्का के अतिरिक्त जो कुछ C4 प्लांट है कौन कौन से हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी C4 प्लांट के उदाहरण हो गए आपके। और C4 प्लांट की अगर अतिरिक्त विशेषता की बात की जाए तो इसमें क्रंच एनाटोमी पाई जाती है। किस प्रकार की एनाटोमी पाई जाती है? तो क्रंच एनाटोमी पाई जाती है, जो कि आप सभी लोग इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, क्रंच एनाटोमी। अब ये ऑप्शन दिया हुआ कि C3 पौधों में प्रकाश शोषण नहीं होता है, ठीक है। C4 जो प्रकाश शोषण होता किसमें दोस्त? तो C4 पौधों में प्रकाश शोषण होता है। तो ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी C4 पौधे के उदाहरण हैं। वहीं बात की जाए C4 पौधे में किस प्रकार की एनाटोमी पाई जाती है? तो क्रंच एनाटोमी पाई जाती है। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है कि किसमें प्रकाश शोषण पाया जाता है, तो C4 जो पौधे होते हैं दोस्तों उसमें प्रकाश शोषण पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्षेत्र में 24 घंटे में जितने गहराई सेंटीमीटर का जल बाहर निकाला जाता है उसे हम सभी लोग क्या कहते हैं? कह रहा है कि जो 24 आवर में, प्रश्न आपका क्या है कि 24 आवर में जितने गहराई सेंटीमीटर का जल बाहर निकल जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो 24 घंटे में जितना जल आपका बाहर निकलता है उसको हम सभी लोग क्या कहते हैं? अपवाह गुणांक, अर्थात रन ऑफ कोफिशिएंट, या फिर सिंचाई गुणांक, इरिगेशन कोफिशिएंट, या फिर जल निकास गुणांक, ड्रेनेज कोफिशिएंट, या फिर फलस गुणांक, फसल गुणांक। फसल गुणांक दोस्तों क्रॉप कोफिशिएंट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जल निकास गुणांक। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जल निकास गुणांक। तो 24 घंटे में जितने सेंटीमीटर का जल गहराई से निकलता है उसको हम सभी लोग क्या कहते हैं? जल निकास गुणांक कहते हैं। जल निकास गुणांक। जल निकास गुणांक किसे कहा जाएगा? 24 घंटे में निकला हुआ जल, जितना जल बाहर निकलता है, सेंटीमीटर में गहराई की बात होगी इसकी, ठीक है। उसको हम सभी लोग जल निकास गुणांक कहेंगे। जो मेल स्टेरिलिटी है दोस्तों, नरबंधिता है, का उपयोग अनेक फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों है? यह संकर बीज में वृद्धि करता है, या उपज में वृद्धि करता है, या फिर आनुवंशिकी विपुंसन का साधन है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो यह अनुकूलन में, एसिमिलाइजेशन में सहायता प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह आनुवंशिकी विपुंसन का साधन है। क्या सही जवाब हो जाएगा? यह आनुवंशिकी विपुंसन का साधन है। तो मेल स्टेरिलिटी दोस्तों जो है कि नरबंधिता का उपयोग अनेक फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो नरबंधिता का उपयोग अनेक फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है क्योंकि यह आनुवंशिकी विपुंसन में सहायता प्रदान करता है। जो आनुवंशिकी विपुंसन है उसमें सहायता प्रदान करता है। बेबी कारण की तोड़ाई किस अवस्था पर की जाती है? जो बेबी कारण होता है उसकी तोड़ाई कब की जाती है? सिल्क निकलने के करीब 2 से 3 दिन बाद, या फिर लटकाने के 2 से 3 दिन बाद। कहने का तात्पर्य, लटकाने का तात्पर्य यहाँ पर होगा, लटकाने एक अंग्रेजी टर्म है दोस्तों, बहुत ही टेस्लिंग कहा जाता है इसको, टेस्लिंग। या फिर दुग्धावस्था पर अर्थात मिल्क स्टेज पर, या फिर जो R4 स्टेज है उस पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? बेबी का सिल्क निकलने के करीब 2-3 दिन बाद, सिल्किंग स्टेज के करीब 2-3 दिन बाद बेबी कारण की तोड़ाई कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिल्क निकलने के 2-3 दिन बाद, 2 से 3 डेज आफ्टर सिल्किंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है कि खरीफ मौसम का खरपतवार कौन सा नहीं है। क्या पूछ रहा है कि खरीफ मौसम का खरपतवार कौन सा नहीं? आपके ऑप्शन है चिनोपोडियम एल्बम, एमरैंथस विरिडिस, एकाइनोक्लोआ कोलोनम या फिर कोमेलाइना पैंगालेंसिस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? चिनोपोडियम एल्बम। अच्छा, चिनोपोडियम जो एल्बम है यह किसका साइंटिफिक नेम है? तो बथुआ का। किसका है यह? बथुआ कौन सा भी लोग क्या कहते हैं? चिनोपोडियम एल्बम कहते हैं, जो कि रबी मौसम का एक खरपतवार है। इसमें यह रबी मौसम में पाया जाता है। तो पहली बात तो चिनोपोडियम एल्बम खरीफ मौसम से संबंधित ना होकर के रबी मौसम से संबंधित है। बाकी जो अन्य है, ठीक है, वो खरीफ मौसम के खरपतवार हैं, जैसे एमरैंथस विरिडिस, एकाइनोक्लोआ कोलोनम और कोमेलाइना बेंगालेंसिस। ये सभी किससे संबंधित है? खरीफ मौसम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। फार्म की योजना और इष्टतम संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जो 59 क्वेश्चन है, यह कह रहा है कि जो फार्म की योजना और इष्टतम संसाधनों के संदर्भ में आपको विचार करना है कि एकाधिकार प्रतियोगिता, योग्य प्रतियोगिता, अल्पाधिकार या फिर एकाधिकार। विक्रेताओं की संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में इन बाजारों की सही व्यवस्था क्या है? आप सभी लोगों को बढ़ते क्रम में इन बाजारों की सही व्यवस्था लगानी है। तो इसको लगाते हैं, फिर बाद में इसका क्रम क्या, पहले इसको देखते हैं। तो आरोही क्रम की बात की जाए तो आरोही क्रम में जो विक्रेताओं की संख्या के अनुसार बाजार का क्रम होगा, क्या होगा? तो पहले तो आपका होगा एकाधिकार, ठीक है। क्या हो जाएगा? एकाधिकार। एकाधिकार के बाद क्या आएगा आपका? अल्पाधिकार। तो एकाधिकार प्रतियोगिता आपकी कहाँ है? पहले नंबर पर है, एक हो गया। अल्पाधिकार 3 नंबर पर है। तो आप देखें इसमें कौन क्या क्रम रहेगा, इसको देखते चलेंगे, लगाएंगे हम सभी लोग हिसाब से। एकाधिकार, अल्पाधिकार, फिर एकाधिकार प्रतियोगिता। ये सॉरी दोस्तों, एकाधिकार आपका पहले रहेगा, फिर एकाधिकार जो प्रतियोगिता है वो थर्ड नंबर पर रहेगी। तो एकाधिकार, अल्पाधिकार, फिर एकाधिकार प्रतियोगिता। उसके बाद क्या रहेगा? एकाधिकार प्रतियोगिता के बाद योग्य प्रतियोगिता रहेगी। तो कह रहा है कि फार्म योजना और इष्टतम संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि विक्रेताओं की संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में जो आरोही क्रम को लगाएंगे तो सबसे पहले एकाधिकार हो जाएगा आपका, फिर अल्पाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता और योग्य प्रतियोगिता। अब इसको क्रमवार लगाते हैं, देखते हैं कि अल्पाधिकार किस नंबर पर है। तो अल्पाधिकार आपका यहाँ पर 3 नंबर पे, ये हो गया 3 नंबर पर। एकाधिकार प्रतियोगिता 1 नंबर पर है, तो 1 नंबर पर हो गई। योग्य प्रतियोगिता आपकी 2 नंबर पर है, तो यहाँ पर 2 नंबर पर हो गया आपका। तो 3 और 3, 1, 2 देखिए कहाँ पर आपके आपस में है। तो ये देखिए अब 3, 1, 2, ठीक है, ये क्रमवार तरीके से लगे हुए हैं। और एकाधिकार आपका 4th नंबर पे, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे याद रखिए, एकाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता, क्या क्रम रहेगा? तो एकाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता, वहीं योग्य प्रतियोगिता। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है? जो सूक्ष्म जल, जो माइक्रो वाटर शेड है, इसको क्या कहेंगे? इसको हम सभी लोग माइक्रो मैक्रो में कंफ्यूजन होता है, तो इसको इंग्लिश याद रखिए सभी लोग, माइक्रो वाटर शेड।
सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्रफल का जो क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है 400 हेक्टेयर, 500 हेक्टेयर, 700 हेक्टेयर या फिर 600 हेक्टेयर, इन सबसे कम। तो पहले नोट करते हैं मिनी वाटर, क्रमवार इसको नोट करते समझते हुए चलते हैं। तो मिनी वाटर सेट मैनेजमेंट का जो मिनी वाटर सेट जो होगा दोस्तों, इसका एरिया कितना रहता है 1 हेक्टेयर से लेकर के 100 हेक्टेयर तक। इतना तो 1 से लेकर के 100 हेक्टेयर तक, यहाँ पर सब हेक्टेयर की बात की जाएगी। फिर माइक्रो का कितना रहेगा, और यहाँ पर माइक्रो के ही बारे में पूछ रहे हैं, तो माइक्रो का 100 से लेकर के 1000 तक का रहेगा। मिनी हो गया आपका, माइक्रो हो गया, फिर उसके बाद मिली आएगा आपका। मिली का कितना रहता है, तो मिली वाटर सेट 1000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर तक, 1000 से लेकर के 10,000 तक मिली हो गया आपका। अब सब वाटर सेट की बात की जाए, इसकी सब वाटर का 10,000 से लेकर के 50,000 तक रहेगा। दस हजार से लेकर के 50,000 हेक्टेयर, ये हेक्टेयर की बात हो रही है दोस्तों, तो इसको आप लोग ऐसे याद रखिए। अब इसके बाद आता है मैक्रो वाटर सेट। मैक्रो सबसे बाद में आएगा, तो यह 50,000 से अधिक होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि सूक्ष्म माइक्रो वाटर सेट का क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। मिनी का आपका 1 से हो गया 100, फिर माइक्रो का हो गया आपका 100 से लेकर के 1000। तो हालांकि इसमें तो 1000 के अंतर्गत कई शामिल हैं, तो जो सही जवाब दोस्तों रहेगा इसका 400 हेक्टेयर माना गया था, 400 हेक्टेयर से कम। माइक्रो जल का संग्रहण जो क्षेत्रफल होता है, उसका सही जवाब क्या माना गया था, तो 400 हेक्टेयर से कम इसका माना गया था, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से समझते हैं। मिनी की बात हो जब मिनी वाटर सेट की, तो 1 हेक्टेयर से लेकर के 100 हेक्टेयर तक इसका क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है दोस्तों। वहीं बात की जाए मिनी के बाद माइक्रो की, माइक्रो वाटर सेट जो रहेगा 100 से लेकर के 1000 हेक्टेयर के आसपास रहता है। तो मिनी, माइक्रो, फिर मिली वाटर सेट जो रहेगा 1000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर तक रहता है। सब वाटर सेट कितना रहता है, तो सब वाटर सेट 10,000 से लेकर के 50,000 हेक्टेयर तक रहता है। जो माइक्रो वाटर सेट हो जाएगा वो 50,000 से अधिक हो जाएगा। तो 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से लेकर के 10,000, 10,000 से 50, 50 से अधिक। इसको ऐसा हालांकि कई बार आया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीए में भी आया हुआ है, टीजीटी से संबंधित प्रश्नों में पूछा गया है। तो इसको इसका क्रम क्या रहेगा, मिनी से आप याद रखिए, मिनी के बाद माइक्रो। हालांकि कई जगह पर आपको माइक्रो से लेकर के मिला होगा, लिखा मिलेगा, लेकिन मिनी, माइक्रो, मिली, बाकी आप लोगों को जैसे याद करना है आप वैसे याद कर सकते हैं, बस याद होना चाहिए। मिली, माइक्रो, मिनी, सब, फिर माइक्रो। बाकी क्रम तो वहां लिखा हुआ है कि किसके अंतर्गत कितना एरिया शामिल है। फल मक्खी फल के त्वचा के नीचे अंडे देती है। कौन सी एक ऐसा फल है जो यहाँ पर बात हो रही है कि मतलब फल मक्खी फल के त्वचा के नीचे, जो फल की त्वचा होती है, ये फल की त्वचा हो गई, इसके नीचे यहाँ पर जो अंडे देगी ऐसे। तो कौन सा फसल है, भिंडी, बैंगन, कद्दू या फिर टमाटर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कद्दू। कद्दू में फल के त्वचा के नीचे अंडे देती है फल मक्खी। आपको इसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, मिलान कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय वर्ष 1963, भारतीय खाद्य निगम वर्ष 1965, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन वर्ष 1935, या फिर कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन। तो इनकी पहले स्थापना देख लेते हैं कब हुई थी दोस्तों।
फिर इसके बाद में इसका मिलान करते हैं। तो विपणन एवं निरीक्षण जो निर्देशालय है इसकी स्थापना कब की गई, इसको नोट करते हैं। आपका ए क्या है इसमें, विपणन से संबंधित है। विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय की स्थापना कब की गई, तो वर्ष 1935 में की गई। तो विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय का मिलान अगर किया जाए तो किससे हो जाएगा, वर्ष 1935, अर्थात ए का इसमें थर्ड। अब इसमें ए का थर्ड नहीं तो ये तो दोनों गलत हो जाएंगे। अब बचा आपका ऑप्शन ए और बी, इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई, जो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई, वर्ष 1965, वर्ष 1935 या फिर वर्ष 1947 या वर्ष 1963 में। तो दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई। तो भारतीय खाद्य निगम अगर 1965 में हुआ तो बी का सेकंड। अब इसमें बी का सेकंड देखिए, ये इसमें भी दिया हुआ है तो इसमें भी दिया हुआ है, और तो कह सकते हैं कि अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है कि इसका सही जवाब क्या होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका सी क्या है, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, क्या दिया है, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। इसकी स्थापना कब हुई, तो वर्ष 1947 में हुई। कब हुई, तो वर्ष 1947 में हुई। तो इसका मिलान 4 से हो जाएगा। तो सी का 4 आप किसमें देखिए है, इसमें नहीं है सी का 4, इसमें दिया हुआ है, तो आप ये आपका गलत हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए, इसका सही जवाब है। अब बचा आपका वर्ष 1963, कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन की स्थापना कब हुई, वर्ष 1963 में हो। जो अंतिम बचा उसको आप उससे मिलान कर दीजिए। तो हालांकि ये याद करने वाली चीजें हैं, इसको याद रखना आवश्यक भी आप सभी लोगों के लिए। तो विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय की स्थापना कब हुई, वर्ष 1935 में हुई। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई, वर्ष 1965 में हुई। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना कब हुई, वर्ष 1947 में हुई। कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन की स्थापना कब हुई, तो वर्ष 1963 में हुई। आगे बढ़ते हैं कि निम्न चूनायुक्त पदार्थों में का उदासीन मान सबसे अधिक होगा। कह रहा कि कौन सा एक उदासीन मान जो दिए हुए आपके ऑप्शन है उसमें सर्वाधिक है, बेसिक स्लैग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डोलोमाइट या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। तो चूनायुक्त जो पदार्थ है दोस्तों उसमें अगर सर्वाधिक हम बात की जाए, जो उदासीन मान सबसे अधिकतम होगा कैल्शियम ऑक्साइड का होगा। किसका होगा, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का सर्वाधिक सबसे उदासीन मान होगा। अच्छा, क्रमवार की बात की जाए तो जो चूनायुक्त पदार्थों में उदासीन मान सबसे अधिक होगा कैल्शियम ऑक्साइड का, जबकि दूसरे स्थान पर रैंकिंग की बात की जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उदासीन मान दूसरे स्थान पर सर्वाधिक होगा। तो इधर नोट कर लेते हैं। चूनायुक्त पदार्थों में उदासीन मान दिए है ऑप्शन की अगर बात की है तो सबसे पहले हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जबकि इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्थान आएगा। आगे बढ़ते हैं। मृदा वर्गीकरण के अनुसार क्या है प्रश्न अगला, मृदा वर्गीकरण के अनुसार मध्यम काली मृदा की जो आपकी काली मृदा है दोस्तों उसको किसमें रखा गया, अल्फीसॉल, एंटीसॉल, वर्टीसॉल या फिर ऑक्सीसॉल। तो यह वर्टीसॉल ऑर्डर में शामिल है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, जो काली मृदा कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। आमतौर इसमें दरारें पाई जाती हैं। जल धारण करने की क्षमता भी ठीक ठाक होती। तो वर्टीसॉल, अच्छा इसमें कह सकते हैं जैसे मान लेते हैं मिट्टी है हमारी, ये इसकी
जैसे कि ये आपकी मिट्टी हो गई, ठीक है। ये आपकी काली मिट्टी हो गई। इसमें फैलने तथा सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फैलने तथा सिकुड़ने का गुण पाया जाता है काली मिट्टी में। जब भी प्रश्न कई बार आया कि निम्नलिखित में से किस कौन सी एक ऐसी मिट्टी है जिसमें फैलने तथा सिकुड़ने के गुणों से कह सकते हैं कि सम्मिलित पाए जाते हैं, इसमें तो काली मिट्टी में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें दरारें हो जाती हैं। तो जब ये जैसे इसका फैलाव हुआ, पहले इसका संकुचन हुआ, मिट्टी के कणों का आपस में जब संकुचन हुआ तो ऐसी हुई, ये संकुचन को दर्शाता है। ये आपका संकुचन। अब जब फैलाव हुआ तो इसमें दरारें पड़ जाएंगी। किस प्रकार की दरारें पड़ जाएंगी? ये आपको दरारें इसमें देखने को मिलेंगी ऐसे। तो वही कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें दरारें पाई जाती हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ें। पूछा जा रहा है कि कौन सा एक ऐसा आपका विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है, सही मिलान को नहीं दर्शाता है। घरेलू मक्खी, कोलियोप्टेरा, यहाँ पर कीट के इंसेक्ट के नाम दिए हुए हैं आपको, और इधर आपके गण दिए हुए हैं, आर्डर दिए हुए हैं। तो घरेलू मक्खी कोलियोप्टेरा गण से संबंधित है, फल मक्खी डिप्टेरा गण से संबंधित है, या फिर जो सरसों की आरा मक्खी हेमनोप्टेरा गण से संबंधित है, और जो ड्रैगन फ्लाई है वह ओडोनेटा गण से संबंधित है। पहले इसको समझते हैं कौन सी किसका संबंध किसके साथ है, फिर बाद में अपने हम सभी लोग। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसका सही सुमेलित नहीं है, कौन सी? तो घरेलू मक्खी दोस्तों डिप्टेरा गण से संबंधित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो घरेलू मक्खी का संबंध किससे होता है? कोलियोप्टेरा से ना होकर के डिप्टेरा से होता है। तो घरेलू मक्खी का संबंध किस गण से होगा? डिप्टेरा गण से संबंधित होगा। और फल मक्खी का संबंध किससे होगा? आपका डिप्टेरा मक्खी से होगा, ठीक है। और सरसों की आरा मक्खी हेमनोप्टेरा गण से, और ड्रैगन फ्लाई ओडोनेटा गण से संबंधित। एक बार फिर से समझते हैं, घरेलू मक्खी का संबंध किससे हो जाएगा? डिप्टेरा गण से। जबकि फल मक्खी का संबंध, घरेलू मक्खी और फल मक्खी इन दोनों का संबंध किससे है? डिप्टेरा गण से। जबकि सरसों की आरा मक्खी जो है हेमनोप्टेरा गण से संबंधित है, वहीं ड्रैगन ओडोनेटा से संबंधित, ड्रैगन ओडोनेटा से, जो ओडोनेटा गण है उससे संबंधित है। निम्नलिखित सूची को इसमें मिलान करना है और सही उत्तर का आप लोगों को चुनाव करना है कि आपके ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। आपके ऑप्शन है गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग और सल्फेट संबंधित है, या फिर मटर की चूड़ी आस्था जिंक सल्फेट, सब्जियों में आद्र पतन वीटावैक्स, या खैरा रोग मृदा का सौरकरण। कह रहा है कि जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं इनके उपचार के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे। तो पहले समझते हैं कि किसके लिए कौन सा उपचार किया जाता है, किस रोग के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल की जाती है। फिर बाद में हम सभी लोग अपने कूट की ओर बढ़ेंगे, उसको मिलान करेंगे। खैर, जो गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग है, इसका जब इस रोग का जब प्रकोप होता है तो हमें आमतौर पर उपचार के रूप में अनावृत कंडुआ वा वीटावैक्स, आप ऐसे याद रखिए, वा से संबंधित क्या है? वा वीटावैक्स। तो अनावृत कंडुआ। अब इसमें देखिए एक का थर्ड इसमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, इसमें दिया हुआ एक का थर्ड, इसमें भी नहीं दिया, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब बचा आपका बी और डी, इसी में से कोई आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। मटर की चूड़ी आस्था जो रोग है उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो मटर की चूड़ी आस्था रोग के उपचार के लिए सल्फेक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो सल्फेक्स का किया जाएगा। तो अगर बी का पहला ऑप्शन किसमें हो जाएगा? इसमें भी है, बी में भी आपका और डी में भी। अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। आगे बढ़ते हैं। सब्जियों में आद्र पतन, जो सब्जियों का आद्र पतन है उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? मृदा का सौरकरण। अब सी का फोर किस ऑप्शन में? आप यहाँ देख रहे हैं 4 है इसमें, सी का इसमें 2 है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब बचा खैरा रोग। धान में जानते हैं आप सभी लोग खैरा रोग हो जाता है, बहुत चर्चित रोग है। इसके इस्तेमाल के लिए जिंक सल्फेट का उपचार के लिए जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किया जाएगा।
जो गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग है उसके लिए आप सभी लोग बीटावैक्स का इस्तेमाल करेंगे। मटर की चूड़िल जो आछता रोग है उसके लिए आप सभी लोग सल्फेक्स का इस्तेमाल करेंगे। सब्जियों में जो आद्र पतन का रोग हो जाता है उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, मृदा का सौरगुणा इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं जब खैरा रोग की बात होगी तो जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एटिक किसका घटक है, किसका घटक है एटिक, NATP का घटक या फिर NAAP का, किसका किसका घटक है, NATP या फिर NAAP का घटक या फिर IRDP का घटक, IRDP का घटक या फिर IAAP का घटक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, NATP का घटक है। किसका घटक है, तो NATP का घटक है। एटिक किसका घटक, तो NATP का घटक है। एटिक का फुल फॉर्म समझ लेते हैं क्या, ATIC। ATI का फुल फॉर्म क्या है, तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। क्या है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। तो जो एटिक है NATP का घटक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवीनतम जलोढ़ मृदा को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है, बांगर, खादर एवं दोनों। तो यहाँ पर बात हो रही है नवीनतम रूप से जो मृदा विकसित होती है जलोढ़, उसको क्या कहा जाता है, तो नवीनतम जो जलोढ़ मृदाएं होती हैं दोस्तों उसको खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवीनतम जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। जबकि जो बांगर होती है उसको पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है। बांगर को क्या कहा जाता है, इसको ऐसे समझ लेते हैं, इधर नोट कर लेते हैं कि जलोढ़ मृदा ये हो गई आपकी खादर, ये हो गई आपकी बांगर। तो खादर में क्या हो जाएगा, खादर आपकी नवीनतम हो जाएगी, नवीनतम जलोढ़ मृदा। और जो बांगर है, बांगर आपकी क्या हो जाएगी, प्राचीनतम या पुरानी जलोढ़ मृदा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीची के पौधे का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है किसके द्वारा, बीज के द्वारा किया जाता है या फिर कलिकायन द्वारा किया जाता है या फिर वायु परत बनाना या वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा किया जाता है। तो जो लीची के पौधे का व्यावसायिक प्रवर्धन है दोस्तों एयर लेयरिंग के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वायु परत बनाना। जबकि सपोटा में वीनियर ग्राफ्टिंग करी जाती है। वीनियर ग्राफ्टिंग किसमें की जाती है, सपोटा भी हमने एक पूर्व प्रश्न में बात किया था, जो सपोटा का संबंध किससे है, पूर्व के एक बार प्रश्न उससे उसका भी आया हुआ था। क्या वीनियर ग्राफ्टिंग का संबंध किससे है, तो सपोटा से संबंधित है। सपोटा में वीनियर ग्राफ्टिंग की जाती है, वीनियर ग्राफ्टिंग। और जो कलिकायन द्वारा डागवुड, बर्च, मेपल, माउंटेशन कई प्रकार के पौधे हैं, इन सब में कलिकायन द्वारा किया जाता है। तो कलिकायन द्वारा किसमें किसमें किया जाता है, कलिकायन के अंतर्गत आपके हो गए बर्च, मेपल, बर्च हो गया, मेपल हो गया, डागवुड हो गया।
इस प्रकार के कई पौधे हैं जिसमें कलिकाएं से संबंधित जो प्रवर्धन है उनका प्रयोग किया जाता है। तो लीची के अंदर जो बहुत कई बार पूछा हुआ फेमस प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। तो वायु परत बनाना अर्थात एयर कह सकते हैं एयर लेयरिंग होती, इसके माध्यम से लीची में व्यावसायिक प्रवर्धन होता है। वीनियर ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल सपोटा में किया जाता है। कलिकाएं से संबंधित जो प्रवर्धन है उसमें बर्च, मेपल, डॉगवुड इस प्रकार के कई पौधे शामिल होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संकर बीज उत्पादन की सरल एवं पर्यावरण हितैषी तकनीक है? तो आपके सही जवाब है आनुवांशिक नरबंधिता। आपके ऑप्शन है आनुवांशिक नरबंधिता, ट्रांसजेनिक नरबंधिता, ताप संवेदी आनुवांशिक नरबंधिता या फिर रसायन प्रेरित नरबंधिता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आनुवांशिक नरबंधिता, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। क्या आ जाएगा इसका? आनुवांशिक नरबंधिता, जो एक संकर बीज उत्पादन की सरल एवं पर्यावरण हितैषी तकनीक है। ठीक है, इसको हम सभी लोग अगर इंग्लिश टर्म की बात करें तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के नाम से जानते हैं। तो ये 70 तक के प्रश्नों को हम सभी लोगों ने कर लिया। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, अगले दिन मिलते हैं कुछ अन्य प्रश्नों, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।